यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब जीव में उसने दो प्रकार की रचना करी, एक को उसने देवता बना दिया, एक को दानव बना दिया। अब देवता और दानव अलग अलग नहीं है, वो एक ही व्यक्ति के दो स्वरूप हैं। ठीक है। तो जो बीच का स्वरूप है उसको मनुष्य बोला कि जरूरत पड़ने पर वो देव भी बन सके और दानव भी बन सके, और एक उच्चतम अवस्था देव की दे दी और एक निम्नतम अवस्था दानव की दे दी। क्लियर? इसी तरीके से वनस्पति और जीवों को एक दूसरे पर आश्रित किया और ईश्वर ने अपनी इच्छा को पूर्ण किया। मतलब ये तो थ्योरी वैसे है। जो हमारी प्रकृति है वो एक दूसरे को निर्भर करती है जीव और वनस्पति पे, तभी उसका निर्माण होता है। अगर जीवों में से एक कोई भी चीज़ खत्म हो जाए, चाहे वनस्पति खत्म हो जाए, चाहे जीव खत्म हो जाए, तो प्रकृति इम्बैलेंस हो जाएगी और अपने आप को खत्म कर लेगी। जीवों में कौन आते हैं? वृक्ष भी जीव है परंतु वो जीव की प्रजाति अलग है। एमीबा भी जीव है परंतु वो जीव में आएंगे। तो वनस्पति वाले जीव अलग चले जाते हैं और एक जीव वाले जीव अलग ग्रुप है। इसे हम द्वैत प्रकृति के नाम से जानते हैं, जो हमने बताया। जो चाइनीज सिस्टम है ये इसी को इंडिकेट करता है। वो ये कहता है कि एक पॉजिटिव एनर्जी है, एक नेगेटिव एनर्जी है, और पॉजिटिव एनर्जी में नेगेटिव एनर्जी छुपी है और नेगेटिव एनर्जी में पॉजिटिव एनर्जी छुपी हुई है। यही द्वैत का सिद्धांत है जो हमारे यहाँ पे हमारे ग्रंथों में अर्धनारीश्वर के नाम से बताया गया है। द्वैत सिद्धांत बताता है कि संपूर्ण प्रकृति शिव और माया है। देखिए, सबसे पहले अब शिव को समझना है। शिव क्या है? तो शिव शव जमा शक्ति, यानी मैटर प्लस एनर्जी। आप चाहे इसे साइंस में ले लीजिए, आप चाहे इसे अध्यात्म में ले लीजिए, ये मतलब बनता है। ठीक है। जो शिव हुआ एक्चुअली वो तत्व है जिसमें ऊर्जा निहित है। ये भगवान शिव से कोई लेना देना नहीं है। तो हमारे यहाँ पे अध्यात्म को समझाने के लिए उन्होंने कहानियों का निर्माण किया। जब कहानियाँ बनी तो उससे हम उसे ईश्वर के रूप में देखने लगे, पर वो वास्तव में ईश्वर नहीं है। वो भी अगर आप ग्रंथों को ही आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, इंद्र के 100 साल की ज़िंदगी ब्रह्मा का एक दिन है, ब्रह्मा के 1000 साल की ज़िंदगी विष्णु का एक दिन है, विष्णु की 1000 साल की ज़िंदगी शिव का एक दिन है। यानी ये हुआ कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी एक समय के बाद एक्सपायर हो जाते हैं और उनके स्थान पे नए देवता आते हैं। तो ये ईश्वर नहीं है, हम उन्हें ईश्वर के रूप में मानते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत बड़े हैं। पर प्रकृति की जब बात करते हैं तो प्रकृति इनके द्वारा निर्मित नहीं है, ये प्रकृति में सहयोग करते हैं उसे बनाए रखने के लिए। तो ये मूल रूप से देवता है। और यहाँ हम जिन शिव शक्ति की बात कर रहे हैं वो ये वाली शिव और शक्ति है, यानी शव और शक्ति मिलके शिव बनता है। तो हम इस शिव की बात करते हैं। क्लियर है? शिव स्थूल पदार्थ है और माया उनमें निहित शक्ति। अब देखिए, ये सारा आध्यात्मिक नॉर्म्स हैं। अब जो पदार्थ है, पदार्थ तो ये हो गया, मैटर हो गया, लेकिन जो एनर्जी है, साइंस को हम साथ लेके चलेंगे। साइंस इसे 6 हिस्सों में बांटती है, जैसे मैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, फोर्स एनर्जी। ये एनर्जी के रूप हैं जो 6 हैं। तो जब भी हम शक्ति की बात करते हैं तो ये 6 रूपों में प्रकट आती है। और जब ये आपकी एनर्जी फ्लो कर रही है, जिस समय ये फ्लो संघनित होता जाता है तो एक टाइम के बाद ये दिखाई देना चालू हो जाएगा। ये मूल रूप इसका जो दिखाई देता है ये तत्व है, यानी ऊर्जा का संघनित रूप तत्व है। यानी ऊर्जा बह रही है तो आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन अगर वो बहते बहते संघनित हो जाए, कंसंट्रेटेड हो जाए, तो वो तत्व के रूप में दिखाई देना चालू हो जाएगी। देखिए, हमारी बॉडी पे मस्से निकलते हैं, वाट्स निकलते हैं, क्या अचानक से बन जाते हैं वो? क्या खून के जमने से बनते हैं या नसें की सफाई ना होने से बनते हैं? देखा जाए, हाँ, देखा जाए तो इनमें हम इन चीज़ों को कारण मान सकते हैं। पर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इसका निर्माण हुआ और शरीर से बाहर निकला? तो वहाँ पे ऊर्जा संघनित हुई। आप इसे चाहें तो ये कह दीजिए ब्लड क्लॉटिंग हो गई, आप चाहे तो कह दीजिए कि जो वेन्स हैं वो ब्लॉक हो गई, जिसकी वजह से बाहर निकला है। पर वास्तव में क्या हुआ कि उस पर्टिकुलर क्षेत्र में ऊर्जा जो थी वो संघनित हो गई है, वो फ्लो नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से वो पार्ट उभर के सामने आ गया है। जैसे आप इसके बारे में, हार्निया के बारे में जानते हैं। नॉर्मली इंटेस्टाइन में मल चलता रहता है, लेकिन अगर किसी कारण से वो सॉकेट में जम जाए और इन्फ्लेमेटेड हो जाए तो वो सॉकेट फट जाता है और वो मल वहाँ से बाहर निकल आता है, उसी को हार्निया बोला जाता है। सेम प्रोसीजर बारीक से बारीक चीज़ में
और मोटी से मोटी चीज़ में चलता है। देखिए प्रकृति की रचना कितनी खूबसूरत है। एमीबा है जो किसी को दिखाई नहीं देता, और साथ ही वहाँ पे व्हेल जैसी मछली है जो संसार की सबसे बड़ी जीव है। तो ये सारी प्रकृति की सुंदरता है। तो हम प्रकृति को प्रकृति के रूप में ही स्वीकार करेंगे। अगर एक व्यक्ति हमारे पास लंगड़ाता हुआ आता है तो हम ये मानेंगे ये लंगड़ा रहा है, तभी हम उसका उपचार कर पाएंगे। और मज़े वाली बात यह है, आप अगर उसके जैसा रूप ग्रहण करोगे, उसके जैसी सोच रखोगे, तो आप में और उसमें एक रूपता आ जाएगी। आपको उसका रोग पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल उसकी तरह स्ट्रक्चर बना के, उसकी तरह खड़े होकर, उसकी तरह पोज बना के ये जान सकते हो कि आपकी बॉडी में जो चेंज हुआ है वही उसकी बॉडी में चेंज हुआ है। तो आप सिर्फ देख के बता सकते हो आपको ये बीमारी हो सकती हैं या हैं। क्यों? क्योंकि आप उसके साथ एक रूप हो गए। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ऊर्जा का फ्लो चलता रहता है, रुकता नहीं है। अगर आप ऐसा महसूस करेंगे तो सेम बीमारी आपके शरीर में भी जन्म लेगी। तो आपने देखने के लिए उसे देखा, बाद में उससे कटना है। कट जाएंगे तो बीमारी आपके ऊपर असर नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो कटने के बारे में बिल्कुल लास्ट में बात करेंगे। फिलहाल हम सिर्फ जुड़ने के बारे में बात करेंगे कि एक व्यक्ति को कैसे देखा जाता है और कैसे स्ट्रक्चर बनाया जाता है। एक जना कोई आगे आ जाइए, आप आ जाइए। देखिए प्रकृति का सिद्धांत है सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य क्या है? जो होना चाहिए, जो होना चाहिए। शिव तत्व है, और सुंदर क्या है? जो उसका रूप है वो वैसा ही होना चाहिए जैसा कि वो है, या जैसा कि उसे होना चाहिए। अगर वो वास्तव में वैसा है तो वो नॉर्मल है, अगर उसमें बदलाव आ गया है तो वो बीमार है या रूप परिवर्तित है। तो हमें उसे उसी रूप में लाना है। ठीक है, चुन्नी उतार लीजिए, अपनी शूज़ उतार लीजिए। किसी को अगर आपने नापना है, देखना है, तो आप उसके खड़े होने का स्ट्रक्चर देखिए और बहुत गौर से देखिए। जो जॉइंट्स हैं, सारे जॉइंट्स देखिए, क्या ये दोनों बराबर हैं? अगर बराबर हैं तो वो स्वस्थ है, अगर बराबर नहीं है तो बैक के उस जो रीढ़ है उसके उस क्षेत्र में कोई अंतर आया हुआ है। उसकी संरचना पे आप जाके वो जिस जिस बीमारी को इंडिकेट करती है, आप बता सकते हैं कि आपको ये बीमारी है। सबसे पहले हम इनको देखना चालू करेंगे। सबसे पहली जो हमारी नज़र जाती है वो जाती है आँख के बीच में, इस जगह पे। आपने इस जगह पे देखा और उसके बाद दोनों कानों की तुलना कीजिए, क्या दोनों कान बराबर हैं? और आप जिस भी पेशेंट को देखेंगे उसके बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पे खड़े होंगे, तभी आप उसको महसूस कर पाएंगे। आप आ जाइए आगे। दोनों पैर मिला के खड़े हुई है। आप भी दोनों पैर मिला के खड़े होंगे। फ़ोन रख दीजिए, पॉकेट हल्की कीजिए। पॉकेट में कुछ मत रखिए, कुछ नहीं, खाली करिए पॉकेट। एक्चुअली क्या है, जब आपकी पॉकेट में कुछ होगा ना तो आपका कॉन्शियस उस तरफ भी जाएगा, तो आप उनके साथ एकाकार नहीं हो पाएंगे। इनके पैरों की सीध में पैर जैसे वो खड़े हैं बिल्कुल वैसे खड़े हो जाइए। वही स्ट्रक्चर, वही सब कुछ। अब एक टक इनके आंखों के बीच में देखिए, दोनों कानों का मिलान कीजिए। ये कान थोड़ा ऊपर है। कौन सा? राइट और लेफ्ट? लेफ्ट वाला। यानी इनका जो सर्वाइकल रीजन आया, गर्दन से ऊपर है, सर्वाइकल रीजन है, ये हल्का सा ट्विस्ट है ऐसे। उसके बाद कंधा देखिए। हाँ जी, कंधे बराबर लग रहे हैं पूरा? 99% ऐसा नहीं होता। नहीं, ये कंधा आगे आया हुआ है ऐसे। हाँ, हल्का सा। इसका मतलब ये हुआ जो बैकबोन का वो मिड पॉइंट होता है वो ऐसे मूव किया हुआ है। ठीक है, यानी लेफ्ट साइड से राइट साइड को अगर ट्विस्ट है ऐसा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पार्ट जो है ये खिंचा हुआ है और ये पार्ट लूज है। लेफ्ट पार्ट इंडिकेट किसको करता है? स्त्री पक्ष को। स्त्री पक्ष टाइट है, उसमें सहानुभूति होनी चाहिए, उसमें प्रेम होना चाहिए, यानी उसका अभाव होने लगेगा। और राइट पार्ट लूज होना चाहिए, स्टिकनेस होनी चाहिए, यानी ये दब जाएगा, एनर्जी हाई हो जाएगी राइट साइड। तो ये क्या करेंगी? जब एनर्जी किसी भी चीज़ की हाई होती है, जब एनर्जी हाई होती है तो वो नेगेटिव एनर्जी के रूप में आ जाती है। तो राइट पार्ट, क्योंकि मेल पार्ट है, ये पूरे घर का बोझ उठाएंगी और उसके बाद शिकायत ये होगी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। क्यों? क्योंकि राइट पार्ट एक्टिव हो गया है। देखिए ये बातें थोड़ी सी अजीब लगेंगी क्योंकि हमारी लाइफ में ऐसी घटनाएं चमत्कार को दिखाती हैं। सर ये वाली बात दोबारा से बताइए जो सर बेसिकली आई एम स्टैंडिंग देयर क्योंकि उन सबको दिखाई दे जाएगा। आप लोग फिर ऐसे खड़े हो जाइए। देखिए इनका जो लेफ्ट पार्ट है वो राइट पार्ट की तरफ ऐसे घुमा हुआ है। ठीक है, अब ऐसे घुमा है तो इसका मतलब लेफ्ट टू राइट नस खिंची हुई है इनकी। ठीक है, इनकी बॉडी में ऐसे, मतलब ये वाला पोर्शन ऐसे है तो बैकबोन ऐसे हो गई। हाँ,
तो ये उठेगा, पीछे को जाएगा, स्त्री पक्ष हावी हुआ, स्ट्रांग हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ है सबकी जिम्मेवारी उठाने को तैयार है। लेकिन ये पक्ष आगे को चला गया, ये लूज हो गया, एनर्जी हाई हो गई। तो ये क्या होगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? तो ये करती भी रहेंगी और घुटती भी रहेंगी, सिर्फ स्ट्रक्चर की वजह से। अगर ये स्ट्रक्चर ऐसे करवा के सीधा करवा दिया जाए तो ये समस्या खत्म हो जाएगी। पर क्योंकि हम भगवान नहीं है तो हम कभी सीधे नहीं हो सकते। हम इधर को जाएंगे तो बॉडी स्ट्रक्चर उस तरफ घूम जाएगा, फिर ये हो जाएगा जो मैं कहूँगी वही होगा, सामने वाले को कुछ नहीं समझना और सब पे अपना सब कुछ लुटाती चली जाएंगी। तो ये स्ट्रक्चर हमारे मेंटेलिटी को तय करता है कि हम किस तरीके की सोच रखेंगे, हमारा सोचने का पैटर्न क्या है। आप केवल बॉडी का स्ट्रक्चर देख के ये अनुमान लगा सकते हैं। आप ये बताइए, आज आपने नीला ही सूट क्यों पहना? सूट तो आपके पास बहुत सारे होंगे। आपने लाल ही सूट क्यों पहना? सूट तो बहुत सारे होंगे। मैंने यही कपड़े क्यों पहने? मेरे पास 53 जोड़ी कपड़े हैं, तो यही क्यों निकाले? तो हमारी सोच एक तरफ को इंडिकेट कर रही है, उसके बारे में हमें नहीं पता होता। पर जब हम तत्व की बात और ऊर्जा की बात करते हैं तो हमें इस गहराई में जाना पड़ता है कि ऐसा क्यों हुआ। जब मैंने घड़ी खरीदी तो मैंने यही क्यों खरीदी, पहली चीज़। या मुझे किसी ने गिफ्ट करी तो उसने यही घड़ी क्यों गिफ्ट करी, कोई और क्यों नहीं करी? यहाँ पे कृष्ण जी का बात का ध्यान रखिए। कृष्ण जी कहते हैं हर बात के पीछे एक कारण है। अब हमने क्या करना है, उस कारण को ढूंढना है। अगर आपने उस कारण को ढूंढ लिया तो आप इजीली किसी के भी मन की बात जान सकते हैं।